बिहार की विभिन्न परीक्षाओं में बिहार की हस्तियों से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूर्व में भी रामविलास पासवान, रघुवंश प्रसाद सिंह से प्रश्न आ चुके हैं। आज हम बिहार के इस वर्ष के 3 पद्म पुरस्कार विजेताओं के बारे में पढ़ेंगे जो अत्यंत चर्चा में थे। तो आइए सबसे पहले हम पद्मश्री कुणाल किशोर को जानते हैं। 1950 का दशक। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बरुराज गांव में एक साधारण भूमिहार परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक था किशोर कुणाल, जो आगे चलकर देश और समाज के लिए एक प्रेरणा बने। बचपन से ही उनकी प्रतिभा और जिज्ञासा स्पष्ट थी। गांव के स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से 1970 में इतिहास और संस्कृत में स्नातक किया। बाद में 1983 में उन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री भी हासिल की। उनके जीवन पर महान इतिहासकार R.S. शर्मा और D.N. झा का गहरा प्रभाव पड़ा। 1972 में किशोर कुणाल ने भारतीय पुलिस सेवा IPS ज्वाइन की। वे गुजरात कैडर में चुने गए और उनकी पहली पोस्टिंग आनंद जिले में SP के रूप में हुई। इसके बाद 1978 में वे अहमदाबाद के पुलिस उपायुक्त DCP और 1983 में पटना के SSP बने। 2001 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, लेकिन उनका असली योगदान इसके बाद शुरू हुआ। किशोर कुणाल के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तब शुरू हुआ जब 1990 में उन्हें अयोध्या विवाद के लिए विशेष कार्य अधिकारी OSD नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री VP सिंह ने उन्हें गृह मंत्रालय में बनी अयोध्या सेल का संचालन सौंपा। उनकी मुख्य जिम्मेदारी थी 1. हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच मध्यस्थता करना। 2. एक विशेष कार्य अधिकारी पद, ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों को एकत्रित और सत्यापित करना। 3. और सरकार के लिए निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करना। किशोर कुणाल ने इस भूमिका में ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने सैकड़ों पुरातात्विक प्रमाण, दस्तावेज और नक्शे इकट्ठा किए। विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने कई बैठकों की अध्यक्षता की। सभी साक्ष्यों को उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR और नेशनल आर्काइव्स को भेजा। हालांकि साक्ष्यों की व्याख्या को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद रहे और वार्ता विफल हो गई। बाद में किशोर कुणाल ने अपना शोध और विश्लेषण अयोध्या रिविजिटेड नामक पुस्तक ने प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से यह बताया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने नहीं बल्कि औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था और विवादित स्थल पर पहले एक राम मंदिर मौजूद था, जिसे 1660 ईस्वी में औरंगजेब के गवर्नर फिदाई खान ने ध्वस्त किया था। उनके शोध सुप्रीम कोर्ट में भी प्रस्तुत किए गए। सेवानिवृत्ति के बाद किशोर कुणाल ने अपना जीवन सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। वे बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष और महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना के सचिव बने। उन्होंने मंदिर की संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराया और दलित पुजारियों की नियुक्ति कर सामाजिक समानता की मिसाल पेश की। उनके नेतृत्व में कई संस्थानों की स्थापना हुई। महावीर कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र 1998, महावीर आरोग्य संस्थान और महावीर वात्सल्य अस्पताल, भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल 2024, ज्ञान निकेतन स्कूल। साहित्य और शोध के क्षेत्र में भी उनका योगदान अमूल्य रहा। उन्होंने 18 पुस्तकें लिखीं, जिनमें प्रमुख हैं अयोध्या रिविजिटेड, अयोध्या विवाद पर उनका ऐतिहासिक विश्लेषण, दलित देवो भव, सामाजिक समानता पर केंद्रित, मुंडेश्वरी मंदिर, देश का सबसे पुराना अभिलेखित मंदिर, कैमूर की पहाड़ियों में स्थित प्राचीन मंदिर पर शोध। उनकी अंतिम रचना रामायण पर आधारित थी, जो अभी अप्रकाशित है। किशोर कुणाल का जुड़ाव बिहार के प्राचीन मुंडेश्वरी मंदिर 343 ई से भी रहा। उन्होंने इस मंदिर को वैष्णो देवी जैसी पूर्ण तीर्थस्थली के रूप में विकसित करने का सपना देखा। योजना में शयन गृह, विश्राम कक्ष, रसोई और कुशल परिवहन जैसी सुविधाएं शामिल थीं। मंदिर परिसर में 2.5 एकड़ का विवाह मंडप भी निर्माणाधीन था। अपने सामाजिक और धार्मिक योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए। 2008 भगवान महावीर पुरस्कार राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा। 2025 मरणोपरांत पद्मश्री। वे बिहार झारखंड के पहले व्यक्ति थे जिन्हें भगवान महावीर पुरस्कार मिला। 29 दिसंबर 2024 को किशोर कुणाल को मामूली सर्दी खांसी के बाद दिल का दौरा पड़ा और 74 वर्ष की आयु में उनका निधन पटना के महावीर वात्सल्य अस्पताल में हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में अपार श्रद्धा और सम्मान देखा गया। आचार्य किशोर कुणाल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा,
साहस और सत्य की खोज ही व्यक्ति को अमर बनाती है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा बनी रहेगी। अब हम लोग दूसरे चर्चित व्यक्ति श्री सुशील मोदी जी के बारे में जानते हैं। 5 जनवरी 1952 को बिहार की राजधानी पटना के एक साधारण से घर में मोतीलाल मोदी और रत्ना देवी के घर जन्म हुआ सुशील कुमार मोदी का। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बालक आगे चलकर बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा बनेगा जिसे लोग राम लक्ष्मण की जोड़ी के लक्ष्मण के रूप में याद करेंगे। बचपन पटना की गलियों में बीता। पढ़ाई में होशियार सुशील ने 1973 में पटना साइंस कॉलेज से बीएससी बॉटनी ऑनर्स पूरी की। उन्होंने एमएससी में दाखिला लिया, लेकिन तभी जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ और उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। किताबें छूट गईं और राजनीति ने उनका हाथ थाम लिया। साल 1973 में सुशील मोदी बने पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, जहां यूनियन के अध्यक्ष थे लालू प्रसाद यादव। 1974 के बिहार छात्र आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपातकाल के दौरान उन्हें मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और उन्होंने 19 महीने जेल में बिताए। यही वो समय था जब ये छात्र नेता राजनीति की असली परीक्षा में खरा उतरा। सुशील मोदी की वैचारिक नींव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़कर मजबूत हुई। 1977 से 1986 तक उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम किया। उर्दू को दूसरी भाषा बनाने के विरोध और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर उनके आंदोलनों ने उन्हें एक सशक्त युवा नेता बना दिया। राजनीतिक करियर का अगला पड़ाव था विधानसभा। 1990 में वे पहली बार पटना मध्य कुम्हरार से विधायक चुने गए और 1995 वे 2000 में लगातार जीतते रहे। 1996 से 2004 तक वे लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे। इसी दौरान उन्होंने चारा घोटाला के खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) दायर कर लालू प्रसाद यादव को कटघरे में खड़ा किया। 2004 में सुशील मोदी ने भागलपुर से लोकसभा चुनाव जीता और दिल्ली की राजनीति में कदम रखा। इससे पहले 2000 में वे अल्पकालीन नीतीश कुमार सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे, जहां उन्होंने झारखंड राज्य के गठन में सहयोग दिया। 24 नवंबर 2005 का दिन उनके जीवन में ऐतिहासिक साबित हुआ। वे बने बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, और यहीं से शुरू हुई नीतीश कुमार सुशील मोदी की राम लक्ष्मण जोड़ी। उन्होंने 2013 तक लगातार ये जिम्मेदारी निभाई और बाद में दोबारा इस पद पर काबिज हुए। वित्त मंत्री रहते हुए सुशील मोदी ने जेंडर बजटिंग जैसे नए प्रयोग किए और बिहार में पहला कृषि एवं वित्तीय सर्वेक्षण कृषि सर्वेक्षण शुरू कराया। 2011 में वे बने एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स के अध्यक्ष, जहां जीएसटी लागू कराने में उनकी भूमिका अहम रही। 2017 में राजनीतिक समीकरण बदले जब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटा। नीतीश कुमार ने फिर बीजेपी का दामन थामा और सुशील मोदी दूसरी बार बने उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री। 2020 में वे निर्विरोध राज्यसभा सदस्य बने रामविलास पासवान की रिक्त सीट से। वे संसद की कई समितियों में सक्रिय सदस्य रहे और हमेशा एक सौम्य और तार्किक नेता के रूप में पहचाने गए। 13 मई 2024 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन एम्स नई दिल्ली में हुआ। उनके जीवन काल में वे किसी पद पर नहीं थे, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका योगदान अमर रहेगा। 2025 में उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और पटना में सुशील कुमार मोदी मेमोरियल पार्क का उद्घाटन हुआ, जहां उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आज सुशील मोदी को याद किया जाता है एक ईमानदार, संगठन प्रिय और दूरदर्शी नेता के रूप में, जिन्होंने बिहार की राजनीति को नई दिशा दी और देश को जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक सुधार की सौगात दी। अब हम लोग तीसरे चर्चित व्यक्ति बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी के बारे में जानते हैं, जिन्हें लोकगीतों की कोकिला भी कहा जाता है। बिहार के सुपौल जिले के छोटे से हुलास गांव में 1 अक्टूबर 1952 को एक बच्ची का जन्म हुआ। उसके पिता सुखदेव ठाकुर और माँ एक सामान्य ग्रामीण गृहिणी थी। 9 बच्चों में वह एकमात्र बेटी थी। गांव की मिट्टी में रचे बसे त्योहारों और लोकगीतों ने उसकी आत्मा को बचपन से ही छू लिया। बचपन में ही उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि आस पड़ोस की औरतें कहती, यह बच्ची तो एक दिन पूरी दुनिया को अपनी आवाज से मोह लेगी। वह बच्ची थी शारदा सिन्हा। पढ़ाई के साथ उसने संगीत की शिक्षा भी ली। मगध महिला कॉलेज, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और प्रयाग संगीत समिति में
उसने शास्त्रीय और लोक संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। गांव के छठ पर्व पर जब वह लोकगीत गाती तो उसकी आवाज से पूरा घाट गूंज उठता। 1970 में शारदा ने ब्रजकिशोर सिन्हा से विवाह किया। पति ने हमेशा उसके संगीत को बढ़ावा दिया। माँ सासू से मिले छठ गीतों ने ही उसकी गायकी की असली पहचान बनाई। धीरे धीरे उनकी आवाज मैथिली, भोजपुरी और मगही गीतों की पहचान बन गई। गाँव गाँव करेला पातर हो, केलवा के पात पर जैसे छठ गीत पूरे बिहार की आत्मा में बस गए। लोक महोत्सवों और रेडियो पर उनकी आवाज गूंजने लगी। 1980 के दशक में शारदा की मधुर आवाज बॉलीवुड तक पहुंच गई। फिल्म मैंने प्यार किया का गीत कहे तो से सजना, हम आपके हैं कौन का बाबुल और गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 का तार बिजली उनकी पहचान बन गए। उनकी लोकप्रियता और योगदान को देश ने भी पहचाना। 1991 पद्मश्री, 2000 संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 2018 पद्म भूषण, 2025 पद्म विभूषण मरणोपरांत। इस तरह वह बिहार की कोकिला के नाम से मशहूर हो गई। लेकिन जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। 2017 में शारदा को मल्टीपल माइलोमा रक्त कैंसर का पता चला। सितंबर 2024 में पति ब्रजकिशोर का ब्रेन हेमरेज से निधन हुआ। कुछ ही महीनों बाद 5 नवंबर 2024 शारदा सिन्हा ने एम्स दिल्ली में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार पटना के गुलबी घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया।